हेलो एंड वेलकम बैक टू वेदांता कोचिंग अकेडमी। माय नेम इज जीवन कुमार। तो आप मेरे साथ मॉडर्न हिस्ट्री को कर रहे हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा लास्ट टॉपिक था इट वाज अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और उसके साथ साथ ही हम आपका जो देखिए फ्रीडम स्ट्रगल है उसको हम कवर कर रहे हैं। अब फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जो हमारा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक तो हमने ऑलरेडी कर चुके थे। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है इट इज अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट फ्रॉम 1930 एंड 31, 1930 के बीच में जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। और साथ ही साथ इसमें हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को भी, जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे आपके लंदन में, उनको भी हम कवर करेंगे, विच इज बेसिकली आपके जो जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा तैयार की जानी थी, जहां पर डिसाइड किया जाना था कि अगर भारत को एक अगर बाई चांस भारत में संविधान जो है वो लागू किया जाएगा तो उसकी रूपरेखा क्या होगी, है ना। तो इसमें अब इंडियन की पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से उनको एक 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 जो जिसको हम बोलते हैं कि एक प्रॉपर वे में, है ना, जिनको पार्टिसिपेशन नहीं दी गई उसकी एवज में इसका जो बॉयकॉट होता है ना, और इवन जो डिमांड्स थे अगर नहीं माना गया उसमें कांग्रेस के द्वारा जो आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें उसका बहिष्कार किया जाता है। सेकंड में देयर इज अ पैक्ट होता है आपका, जिसको हम गांधी एवन समझौता बोलते हैं, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि ठीक है, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देन आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। तो इससे जो रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, हम उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये जो आपकी इंप्लीकेशन रही आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, ये स्टार्ट क्यों होता है, किस वजह से, और भी इसमें जैसे हम आपकी साइमन कमीशन को इसमें स्टडी करेंगे। देन हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन रहा। जो भी आपके थ्रू आउट द मूवमेंट इस पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड जो भी मूवमेंट रहते हैं, जो जो भी घटनाएं हुई हैं, हम उनका एक क्रोनोलॉजिकल वे में यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं, उन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट है आपका, अब देखिए पहला कि हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करते हैं, तो उसमें जो इवेंट है लीडिंग अप टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जो आपके उससे पहले कुछ एक जो घटनाएं हैं जो कि उस तरफ बढ़ती हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका जो दिसंबर 1928 का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द मोतीलाल नेहरू। इतना सबको पता है ना कि देखिए कांग्रेस की जब फाउंडेशन रखी गई इन 1885, तो रहता क्या है, जब भी हम किसी टॉपिक को कर रहे हैं ना, तो उसमें ये भी होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो भी रिवाइज हो जाता है ना, जो हमने पीछे में पढ़ा है उसकी एक तरह से रिवीजन भी होती रहती है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं तो 1885 में, अब जब उस समय आपके गवर्नर जनरल हैं आपके कौन है, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ये थे आपके गवर्नर जनरल, या वाइसराय बोल लीजिए आप इनको। He was a governor general and the viceroy. तो ही वॉज अ गवर्नर जनरल एज वेल एज वाइसराय ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो उस दौरान इनके कार्यकाल के दौरान आपकी कांग्रेस की स्थापना करी गई। कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी, आपके बॉम्बे में। 72 डेलीगेट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें, एंड व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके चेयरपर्सन थे, इसके जो प्रेसिडेंट थे। तो उस समय ये दिसंबर 28 के आसपास हुई। दिसंबर 28 1885 में फर्स्ट इसका अधिवेशन होता है। उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि हर साल जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा वो दिसंबर में ही हुआ करेगा, और जो उसका प्रेसिडेंट होगा उसको इमेंस पावर दी गई। जो भी आपकी देखिए जो अब नेशनल मूवमेंट है ना, जो राष्ट्रीय आंदोलन होगा, वो एक रेगुलर वे में, इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड वे में, इसको अब आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो उसके लिए एक संगठन की शुरुआत की गई, एक राष्ट्रीय संगठन की शुरुआत की गई, जिसके तहत हमारी रूपरेखा तैयार की जाएगी कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप क्या होगा। ठीक है, ये सारी बातें की गई हैं इसमें। एंड देन फिर आपके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, हर साल इसके पास पावर होगी, जो रेजोल्यूशन जो है वो पास करेगा। तो ये सब हो रहा है। अब 1928 में आते हैं आपके मोतीलाल नेहरू के अधीन, यहाँ पे जो आपकी सेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस होती है इस अधिवेशन में, कि ऑल इंडिया युवा कांग्रेस की स्थापना की गई, अखिल भारतीय। नेहरू रिपोर्ट वाज अप्रूव्ड। अब ये नेहरू रिपोर्ट क्या थी, देखिए नेहरू रिपोर्ट आपके जो बेसिकली जिसको हम बोलते हैं कि संविधान की आधारशिला भी इस रिपोर्ट के द्वारा रखी गई थी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि हमारा जो संविधान है वो कैसे बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका साइमन कमीशन आता है, जिसकी व्यवस्था आपने ये भी याद रख लेना कि ये एक वैधानिक क्या था, कमीशन था, स्टैट्यूटरी कमीशन था, जो कि क्या बोलते हैं कि सर साइमन कमीशन की अध्यक्षता में जो है भारत आता है, जिसमें ये तय किया जाना था कि भारत में अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो उसकी रूपरेखा कैसे होगी, या भारत जो है ग्रेजुअली एक एक इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए रेडी है या नहीं है, अगर है तो उसको बेसिकली एनालाइज करने के लिए। अब देखिए ये बात कहाँ पर की गई थी, इसके ना हमने पढ़े हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका 1909 आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका 1990 आता है, जिसको बोलते हैं आप मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, चैम्प्सफोर्ड
चैम्सफोर्ड रिफॉर्म की हम बात करते हैं ना, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आते हैं, जहां पर क्या बात की गई कि आपकी प्रोविंसेस में जो है वो डायगार्की इंप्लीमेंटेड की गई, प्रोविंसेस में जो है आपके नंबर्स इंक्रीज किए गए, किसके जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनके नंबर इंक्रीज किए गए, है ना, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप की गई, वोटिंग राइट दिए गए, भले ही वोटिंग राइट में आपकी जो जिसमें हम बोलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन थी, नॉट एजुकेशन, क्वालिफिकेशन है, वो काफी हाई रखी गई, हाई इन द सेंस कि इट वाज अ मॉनिटरी, है ना, इकोनॉमिक थी वो कंडीशन कि आपके पास कितना पैसा है, बहुत कम लोगों को इसमें अधिकार मिला, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो एक डेमोक्रेटिक रूप देने की कोशिश की गई ना इसमें। तो इसी दौरान ना कि एक जो वो तो मतलब एक बिल्कुल ही अवहेलना थी जो हमारी डिमांड्स थी, मांग्स थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, हमें इंक्लूड किया जाए भारतीयों को लॉ मेकिंग प्रोसेस में, या हमारे अधीन किया जाए, बिकॉज हमारी भी तो बात होनी चाहिए। वी आर द वन बेसिकली, यू आर अबाउट टू यू आर गवर्निंग, तो जो गवर्निंग अगर आप हमारे ऊपर कर रहे हो तो उसमें हमें भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अब धीरे 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 यहाँ पे जो डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही थी, जो केवल इंटर सेल्फ सफिशिएंसी की बात की जा रही थी, सेल्फ डिपेंडेंसी की बात की जा रही थी, तो वो किस तरफ बढ़ती है इस दौरान जो है वो कंप्लीट हो जाती है, अब वो चेंज होना शुरू होती है। नाउ वी वांटेड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पहले जो मांग की गई थी, इससे पहले जो मांग रहती थी वो थी कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस दीजिए ऑन द लाइन ऑफ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपकी जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, यहाँ पर क्या किया गया था कि जो नॉमिनल पावर है, वो हेड है, वो आपका ब्रिटिश मोनार्क ही रहेगा, हुसोएवर इट इज, लेकिन इंटरनली यहाँ पे जो है आपकी ये जो कंट्रीज हैं ये फ्री रहेंगी अपने इंटरनल मैटर में, दे आर लाइक फ्री एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन देमसेल्व्स, है ना, अपने आप में वो निर्भर है, आत्मनिर्भर है, सॉवरन है काइंड ऑफ, ठीक है। तो इस अधिराज्य के स्टेटस की मांग की गई, जो धीरे 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 चेंज होकर के आपका बदलनी शुरू हो गई। नाउ वी वांटेड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इसी दौरान हम साइमन कमीशन की बात कर रहे थे। साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन में भारतीय वही कि आपके जो अगर भारत की तरफ ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ पावर की जानी है तो उसका स्वरूप कैसा है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। भारतीयों के लिए आप कानून बनाने की बात कर रहे हो, भारतीयों को आप पावर ट्रांसफर की बात कर रहे हो, और उसमें भारतीयों को ही शामिल न किया जाए, बहुत बड़ी चुनौती है ये, ठीक थी। इसीलिए इसका विरोध हुआ, भारत में इसका विरोध होता है। अब जब भारत में इसका विरोध हुआ तो उसके खिलाफ देखिए वहां के आपके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उस दौरान, ठीक है, इनके द्वारा भारतीयों को चैलेंज किया जाता है कि अगर आप इससे क्या बोलते हैं कि अगर आप इससे इससे संतुष्ट नहीं है ना, तो मैं आपको चैलेंज करके देता हूं, आप पूरे इंडियंस को, कि आप कोई ऐसा अपने स्वरूप जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिए बना करके लेके आइए, एक ऐसी रिपोर्ट बना करके लाइए जो आपकी ऑल थ्रू आउट जो आपकी पॉपुलेशन है, इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री जहां पे बहुत सारी माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करती हैं आपके, है ना, माइनॉरिटीज हैं, डाइवर्स कल्चर है, जहां पे आप सभी उस कॉन्स्टिट्यूशन या उस रिपोर्ट के साथ जो है वो जिसको हम क्या बोलते हैं कि अग्री करते हो। तो एज अ चैलेंज जो है आपकी ये नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल स्वरूप क्या होगा, संवैधानिक स्वरूप क्या होगा, उसकी बात की गई थी, ठीक है। तो ये जो है उस समय क्या हुआ, अब ये था सारा आपका बैकग्राउंड, है ना। अब इसमें बताया गया कि इसको अप्रूव किया गया, उसके बाद 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया गवर्नमेंट को एक्सेप्ट द डोमिनियन स्टेटस और एल्स सिविल डिसओबीडियंस बी लॉन्च्ड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे इसमें क्या बात की गई थी कि क्या, देखिए, या तो 1 साल में आप हमें अधिराज्य की जो है वो अधिराज्य जो है हमें प्रदान करिए, है ना, या फिर क्या होगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है वो प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 1929 के दौरान क्या हो कि गांधी जी आपके पूरे थ्रू आउट भारत में जो है वो ट्रैवल करते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए। उसके बाद आते हैं आपके 31 अक्टूबर 1929 की तरफ, तो लॉर्ड इरविन वाज द वॉइसरॉय उस दौरान, ठीक है। एंड इरविन डिक्लेरेशन, द इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू फैसिलिटेट इंडिया अटेनिंग डोमिनियन स्टेटस इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे क्या बात की गई थी कि इन फ्यूचर बात की गई थी, वहां पे वो इमीडिएटली डिमांड कर रहे थे, लेकिन इसमें बोला कि देखिए धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि देखेंगे भारत को डोमिनियन स्टेटस की तरफ जो है उसको स्टेटस प्रदान कर देंगे। उसके बाद हाउएवर देयर वाज नो मेंशन ऑफ एनी टाइमलाइन। हाँ, ये भी क्या हो गया कि ये केवल मतलब आपको सपने दिखाए गए, इसमें कोई सच्चाई थी नहीं। ऐसे बोला गया कि हाँ इन फ्यूचर जो है हम ट्रांसफर ऑफ पावर होगा और आपको मतलब प्रदान किया जाएगा कि जिसमें आप क्या होंगे कि आप खुद शासन स्वशासन के लिए आप भी निर्भर होंगे, आपको प्रदान किया जाएगा, आपको गवर्नेंस में इंक्लूड किया जाएगा, आपको डोमिनेंस स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन उसकी जो टाइमलाइन के बारे में बताया नहीं गया कि ये कब होगा, ठीक है। तो ये एक सिर्फ वेग सी आपकी स्टेटमेंट थी कि ये ऑन पेपर बताने वाली बातें थी, ठीक है। कहीं ना कहीं लोगों की जो उनको एक तरफ से कि वो चुप हो जाएं, है ना। ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर द साइमन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। उसके बाद बोला कि साइमन कमीशन की अगर रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगी आपकी, कहां पर, लंदन में। उसके बाद 1929 में क्या होता है कि दिल्ली मैनिफेस्टो आता है, जिसमें लीडर पुट फॉरवर्ड सर्टेन कंडीशन फॉर अटेनिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहां पे क्या बात की गई कि देखिए हम इसमें शामिल होंगे, लेकिन ये कुछ हमारी डिमांड्स हैं, अगर आप इन डिमांडों को मानेंगे तभी हम जो है आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद दिसंबर 1929 का जो लाहौर सेशन होता है,
कांग्रेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका, ठीक है, इस चीज को याद रख लेना आप। जब हम ना ऑलरेडी हम कांग्रेस के सेशन कर रहे थे, जब हमने देखा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उस दौरान भी हमने जो आपके मेजर मेजर इंपॉर्टेंट आपके जो सेशन रहते हैं उनको हमने कवर करा, जिसमें से कुछ स्पेशल सेशन भी है उनको भी कवर करा था। उसमें ही हम इस सेशन की बात करते हैं। तो देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये। पहली बात कि ये जो आपका हुआ कहाँ पर है, 1929 का लाहौर में हुआ। देन इट वाज प्रिजाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जिसमें गांधी आपके इसमें समर्थन कर रहे थे। तो पहली बात है कि इसमें ये तय किया गया कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है आपका गोलमेज सम्मेलन है, उसको बॉयकॉट किया जाएगा। दूसरा, कांग्रेस के द्वारा डिसाइड किया गया कि बॉयकॉट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना। उसके बाद पूर्ण स्वराज की, अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है या रेजोल्यूशन है वो कहां पर पास की गई थी। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ दिसंबर में कांग्रेस का, वहां पर पूर्ण राजत्व की बात की गई थी। और 26 जनवरी 1930 को क्या बोला गया था कि हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है आप सभी को पता होगा, ये बन करके तैयार तो आपका 26 नवंबर 1949 को हो गया था, बट इट वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950, जस्ट टू बेसिकली इस डेट को क्या करने के लिए, इस डेट को आपको ऑनर करने के लिए कि उस दिन हमारे जो राष्ट्रीय, हमारे जो नेता थे, हमारे जो आंदोलन करता थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे लीडर्स थे, उनके द्वारा इस डेट को चुना गया था कि बेसिकली उस डेट को ऑनर करने के लिए कि हम इस दिन जो है क्या करेंगे, अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, है ना। इसी को ऑनर करने के लिए जो भारतीय संविधान है वो इस दिन लागू हुआ था, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जब आपका लाहौर का अधिवेशन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस के रिगार्डिंग जो है वो मूवमेंट फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च, और इन्होंने बोला कि देखिए अंग्रेज किसी भी तर्ज पर हमारे साथ समझौता करने के लिए रेडी नहीं है, इसीलिए वी विल लॉन्च द सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी टू बी ऑब्जर्व्ड एज द इंडिपेंडेंस डे या स्वराज्य डे, ये इतिहास उस समय तय किया गया था आपका लाहौर के अधिवेशन में कि हम 26 जनवरी को एज अ स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। जो बाद में मैंने आपको पहले ही ये फैक्ट में बता चुका हूं कि इस डे को ऑनर करने के लिए, इस रेजोल्यूशन को ऑनर करने के लिए हमने अपने संविधान को इसी दिन लागू किया था, ठीक है। देन आता है कि जो गांधी के द्वारा 11 डिमांड रखी गई थी बिफोर, है ना, आपके जो लॉर्ड इरविन थे उनके सामने, कि या तो उनको अल्टीमेटम दिया गया था कि 31 जनवरी 1930 तक या तो आप इन डिमांड्स को एक्सेप्ट करिए, अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो इसके एवज में आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ना वो लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें क्या क्या थी कि नशीले पदार्थों की प्रोहिबिशन करना, ये आप ऑलरेडी देख लेना। जो आपकी इंपॉर्टेंट है कि एबोलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स की बात की गई थी, रिड्यूस द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, और उस एक्सपेंडिचर को आपने कहां पे यूज करना है, पब्लिक वेलफेयर में आपने यूज करना है। रिड्यूस द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इंपोज द कस्टम ड्यूटी, ठीक है, एक्सेप्ट द पोस्टल रिजर्वेशन। अब ये क्यों जरूरी है ऑन अ फॉरेन क्लोथ, तो यहाँ पे एक कैच है, देखिए जो भी बात की जा रही है ना, मतलब यहाँ पे इंडियन गुड्स के लिए क्या था, अब मैक्सिमम जो है हमारा कहाँ से आ रहा था, मैक्सिमम वी वर बेसिकली इंपोर्टिंग फ्रॉम इंग्लैंड। अब उसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं थी। जब हम पढ़ते हैं ड्रेन ऑफ थियरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक आपकी एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, तो उसमें हमने ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं कि किस लेवल पे और कैसे आपका जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई थी भारत से। तो वो जो ट्रेड की जब हम बात करते हैं कि व्यापार जो था वो किसके साथ हुआ, व्यापार आपका जो इंग्लैंड के साथ था। तो व्यापार हमेशा क्या होता है कि बेसिकली इट ब्रिंग्स यू द वेल्थ, है ना। और फ्री ट्रेड की जहाँ पे बात की जाती है वहाँ पे भी, तो इंडिया क्या हो गया था, इंडिया में देखिए वी डिडंट हैव एनी इंडस्ट्री डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश बिकॉज वी वर रूल्ड बाय देम। अब यहाँ पे कोई इंडस्ट्री तो डेवलप हो नहीं पाई, ना ही उन्होंने करी। आप 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक देखिए बहुत ही नॉमिनल नॉट इवन अ नॉमिनल आपकी इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हाँ 1900 जो 20वीं शताब्दी का प्रारंभ था ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और इनके यहाँ 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, उस दौरान कुछ एक अपॉर्चुनिटीज पैदा होती है जहाँ पे बॉम्बे और उसके आसपास के एरियाज में कुछ एक इंडस्ट्रीज डेवलप होती है। तो केवल वही है रीजन। तो यहाँ से तो कुछ भी आपका जो एक्सपोर्ट है वो तो हो नहीं रहा है ना। और इवन इफ यू ट्राई टू एक्सपोर्ट समथिंग, तो उसके ऊपर भी जब आप इंग्लैंड में अपनी चीजें एक्सपोर्ट करोगे तो वहां पर आपके क्या होगा, हैवी ड्यूटी इंपोज की जाएगी। और उस दूसरी तरफ जब इंग्लैंड से आपकी जो फ्री फ्लडिंग ऑफ द क्लोथ है ना, दैट इज ऑलरेडी देयर, वो बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, ना ही आपको कोई ड्यूटी पे करनी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कैसा था आपका, बिल्कुल ही एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी काइंड ऑफ अ थिंग थी जो इंडियंस को फेस करनी पड़ती थी, ठीक है। तो इसी यहीं पे बोला था कि यहाँ पे ये चीज इंपोज की जाए। साथ ही साथ एक्सेप्ट द पोस्टल रिजर्वेशन बिल, सीआईडी डिपार्टमेंट को अबलिश करने की बात की गई थी, रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर, है ना, एंड इशू द लाइसेंस आर्म टू सिटीजन फॉर द सेल्फ प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे ये बात की गई थी कि देखिए पॉलिटिकल जो प्रिजनर को रिलीज करने की बात की गई, इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि केवल उन्हीं पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करने की बात की गई थी, द पर्सन दूज हु वर नॉट इन्वॉल्वड इन द वायलेंस, ठीक है, जो वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये सारी डिमांड थी विच वाज रिजेक्टेड बाय द लॉर्ड इरविन के द्वारा रिजेक्ट किया गया, जिसके बाद में आपका क्या होता है, then the civil disobedience movement was launched.
अब उसके बाद की हम कुछ एक जो ग्रुप पार्टी एंड द लाइक रिस्पॉन्स टू द साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन हमने पढ़ लिया ना कि साइमन कमीशन के एवज में जहाँ पे भारत के आपके संविधान की रूपरेखा जो है वो तैयार की जानी थी, ये देखा जाना था कि ग्रेजुअली जो भारत को अगर सेल्फ रूल जो है वो ग्रांट किया जाएगा, इंडियन को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, उनकी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जाएगा, ग्रेजुअली उनको ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, तो उसके लिए कमीशन की स्थापना की बात की गई थी। एंड दैट वाज बेसिकली, प्लीज रिमेंबर दिस इन्फॉर्मेशन अगेन, कि ये जो बात की गई थी इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हमने पढ़ा ना आपके मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड जो आपके रिफॉर्म हुए थे 1919 में बात की गई थी, और इसमें बोला गया था कि 10 साल के बाद होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में होना था 1929 में, लेकिन यहाँ पर जो आपकी इंग्लैंड में, ठीक है, आपकी जो सत्ताधारी पार्टी थी उनको लग रहा था कि वो दोबारा से पावर में नहीं आएंगे, और जो वहाँ की लिबरल पार्टी थी अगर वो पॉलिटिकल पावर में आ जाती तो उनको लगता था कि वो भारत को कहीं ज़्यादा मतलब प्रोविजंस ना दे दे, उनको क्या पता उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उनको ग्रांट ना कर दें, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्सेप्ट ना कर लें, इसीलिए इन्होंने 2 साल पहले ही इंप्लीमेंट कर दिया गया था, ठीक है। तो फिर उसमें आपके सर साइमन कमीशन जो है उनकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन जो है भारत भेजा गया, जहाँ पर भारतीय संवैधानिक रूपरेखा तैयार की जानी थी, ठीक है। अब इसका कांग्रेस हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन कैसा कैसा आया। कांग्रेस की तरफ से क्या था कि ओपोज किया गया, हिंदू महासभा ने कमीशन को ओपोज किया गया, दूसरा मुस्लिम लीग, वन फैक्शन अंडर जिन्ना। अब जिन्ना के बारे में आपने याद रखना है कि अंडर जिन्ना जब तक ऑलमोस्ट 1920 और इवन 30 तक ही वाज वेरी मच विद द कहीं ना कहीं 1920 तक तो इनका जो भारत में अगर हम कांग्रेस के साथ रहे तो इनका काफ़ी पॉजिटिव सा रिस्पांस रहा है। बाद में जब ये लंदन की तरफ चले जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं तो ही बिकेम वेरी रेडिकल, और इनकी जो डिमांड थी फॉर पाकिस्तान के लिए वो काफ़ी अग्रेसिव हो जाती है। अर्लियर इट यूज्ड टू बी अ मॉडरेट कांग्रेसी, है ना, कहीं ना कहीं ये मॉडरेट कांग्रेसी थे। तो उस दौरान की अगर हम बात करते हैं तो वन फैक्शन अंडर द जिन्ना जो है ये एट कलकत्ता 1927 साइमन कमीशन को अपोज करते हैं। दूसरा फैक्शन जो था जो कि मोहम्मद शफी के अधीन एट लाहौर इन 1927 सपोर्टेड द गवर्नमेंट कमीशन। अब प्लीज यहाँ पे ना देखिए साइमन कमीशन के बारे में ना, तो ठीक है सबको पता है 1927 में आया, प्रेसिडेंट कौन था उस समय, गवर्नर जनरल कौन था, ये इन्फॉर्मेशन सबको ही पता है। बट यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम लीग जो थी वो कंप्लीटली आपके इसके ऑपोजिशन में थी, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें 2 फैक्शन थे आपके जो कि मोहम्मद जिन्ना के अधीन, ही वाज बेसिकली सपोर्टिंग अपोजिंग द आइडिया, एंड जो दूसरे आपके मोहम्मद शफी के अधीन है ही वाज बेसिकली अगेंस्ट इट, है ना। नेक्स्ट आता है आपकी यूनियनिस्ट पार्टी जो कि पंजाब में एग्जिस्ट करती है, इन्होंने कमीशन को सपोर्ट करा। जस्टिस पार्टी थी, इनके द्वारा भी सपोर्ट किया गया। तो खास करके आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, हर किसी को पता है कि ठीक है जी ऑपोजिशन में तो आपके होंगे, कांग्रेस होंगे, एवरीबॉडी वाज इन ऑपोजिशन, है ना, क्योंकि भारतीयों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। भारत के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करते हो और उसमें इंडियन को ही रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है, तो मोस्ट ऑफ द फैक्शन अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो वो इसके खिलाफ थे। हाँ, जो नहीं है, खासकर आपको जो प्रीलिम का क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वो यहीं से आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी did not basically support the या basically supported the Simon Commission। तो यहाँ पे सपोर्ट की बात आती है तो यूनियनिस्ट पार्टी होगी, आपकी जस्टिस पार्टी हो गई, एंड अंबेडकर ऑन बिहाफ ऑफ द बहिष्कृत हितकानी सभा ही सबमिटेड अ मेमोरेंडम ऑन द राइट एंड सेफगार्ड, ठीक है। अब अंबेडकर की हम बात करते हैं तो वेयर ही फेल्ट ही रिक्वायर्ड फॉर द it was required for the depressed classes, he argued for the universal adult franchise for the both male, ठीक है, male and female। अब नेक्स्ट आया साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन की हम बात करते हैं, इट इज कॉमनली सबको पता है कि रेफर्ड एज अ साइमन कमीशन के बारे में, एंड ग्रुप ऑफ 7 ब्रिटिश मेंबर थे जिसमें अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, जो इसकी अध्यक्षता, और इन्हीं के नाम पे आपका साइमन कमीशन जो है इसका नाम रखा गया। द कमीशन अराइव ब्रिटिश इन इंडिया 1928 में भारत में आता है, जिसका पुरजोर विरोध किया गया। अब ये हम किसके उसमें पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पीछे के हम रीजन पढ़ रहे हैं कि उससे पहले की जो घटनाएं हैं वो क्या क्या होती हैं विच लेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इवन दो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में क्या कहा कि वी विल, अगर हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अगर हमें इस जो आपने कमीशन, आप स्टैट्यूटरी कमीशन जो बना रहे हो भारत के लिए कि ट्रांसफर अगर पावर होगा तो कैसा होगा, इंडियन आर वेदर बेसिकली रेडी टू हैव द ट्रांसफर ऑफ पावर, और साथ ही साथ अगर हम जब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करना है तो उसका स्वरूप क्या होगा, तो इसके लिए आप इंडियंस को भी इन्वॉल्व करिए, अगर नहीं तो वो पीछे वाली हम घटनाएं पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ एक इंडियंस लीडर के द्वारा क्या क्या स्टेप लिए गए, एंड देन अल्टीमेटली इट लेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो स्टैट्यूटरी कमीशन जो हमने पहले पढ़ा कि 1919 में इसकी व्याख्या की गई थी कि एक कमीशन बनेगा 10 साल जहां पे ये सारी चीजें असेस की जाएंगी, ठीक है। फिर इनके द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट करी गई थी, ठीक है, उस रिपोर्ट के आधार पर फिर इरविन ने जो था कुछ एक आपकी आगे प्रोविजन निकाल करके दिए। देन अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपॉइंट द साइमन कमीशन टू रिपोर्ट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस फॉर रिड्यूसिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ऊपर कि क्या करना था कि भारत को असेस करके उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करनी थी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होने वाले हैं, संवैधानिक रिफॉर्म होंगे तो किस तरह के होंगे, ठीक है। द कमीशन वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय मैनी इंडियन फॉर अ नंबर ऑफ रीजन।
अब ऑपोजिशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय, अगर आपके समले भारत की आप संवैधानिक रिफॉर्म की बात करते हो, सुधार की बात करते हो, इंडियन को ही नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा, तो बेसिकली दिस वाज द ओनली रीजन दैट गॉट अपोज्ड इन इंडिया। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इन्होंने क्या कह दी कि साइमन कमीशन के अधीन रिकमेंडेशन क्या है? पहला कि डायरकी को अबोलिश करने की बात करी, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है, वहां पे आपकी जो प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। ये बात भी प्लीज देखिए, जब भी हम ना एक कोई टॉपिक कर रहे हैं तो इसमें आपका जो प्रीवियस जो हमने कंप्लीट करा होता है ना, उसकी रिवीजन भी होती रहती है। तो इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1919, ठीक है। आपका जो डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था, डायरकी में क्या होता है, ये अब द्वैध शासन प्रणाली जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होगा कि आपके प्रोविंसेस में क्या होगा, प्रोविंसेस में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप की जाएगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप की जाएगी जिसमें भारतीयों का नंबर जो है वो एक्चुअली एक्सीड होगा, है ना, उनको भरसक रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि आपके जो लॉज बनाए जाएंगे उसमें क्या होगा, इसमें ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट रखे जाएंगे, ठीक है। अब जो ट्रांसफर है, यहाँ पे जो ये प्रोविंसेस बनाई गई थी आपकी, इनको शक्तियां पावर्स होंगी कि इसके ऊपर वो लॉ एंड कानून बना सकते हैं। रिजर्व सब्जेक्ट में जो है इनको टच नहीं किया जा सकता था, इट वाज डायरेक्टली प्लेस्ड अंडर द गवर्नर, ठीक है। ये था आपका डायरकी। अब ये डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी तो इसको खत्म करने की बात की गई। पहली तो इनका ये प्रोविजन थी कि इट वाज साइमन कमीशन की रिपोर्ट में डायरकी को खत्म करने की बात की गई थी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अगर आपको ये प्रोविजन आ जाता है पूछने के लिए कि यहाँ पे जो बात की गई कि जो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जिसको अबॉलिश कर दिया गया, तो उसकी जो अबॉलिशमेंट की बात की गई है वो किस एक्ट के अधीन की गई थी या कब की गई थी ये बात, ठीक है। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द साइमन कमीशन। आपकी रिपोर्ट में ये बात को इंट्रोड्यूस करता है कि जो ठीक है कि डायरकी को आपके समाप्त करने की इसमें बात की गई। नेक्स्ट आता है हमारा, इट रिजेक्टेड द पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंटर, कि जो पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल वाज टू हैव कंप्लीट पावर टू अपॉइंट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, कि कैबिनेट, अब कैबिनेट क्या थी आपकी जो एग्जीक्यूटिव है ना, उसको अपॉइंट करने की जो पावर है वो गवर्नर जनरल को दे दी गई। तो दीज आर द डिमांड जो कि साइमन कमीशन के द्वारा प्रेजेंट की गई थी, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो उनके द्वारा प्रोविजन दिए गए थे, जो इंक्लूड किए गए थे, हमने उनको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं तो नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1928। जो हमने ऊपर पढ़ा कि नेहरू रिपोर्ट में क्या बात की गई, साइमन कमीशन के एवज में हमने कहा ना कि उस समय के जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनके द्वारा चैलेंज किया गया कि अगर भारत में ये आपकी किसके लिए, कि देखिए साइमन कमीशन का इतना विरोध हो रहा है, जहां पे आप बोल रहे हो कि इंडियंस को आपने इंक्लूड नहीं करा है लॉ मेकिंग प्रोसेस में, तो आप इतने सक्षम हो ही नहीं कि आप खुद के लिए अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो एक प्रोविजंस लेके आ सको आप खुद, मतलब कभी भी पूरा थ्रू आउट इंडिया, इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री जहां पे आप एक ही डिमांड के ऊपर, एक ही बात के ऊपर आप क्या करोगे, सहमत होंगे, वो कभी इंट्रोड्यूस की ही नहीं जा सकती है। एंड ही वाज चैलेंजिंग अगेन एंड अगेन इंडियंस, ठीक है। इसी के एवज में आपकी ये नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है, जो लाई गई थी डिमांड। हाँ, इसके हम अगर हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो बाद में इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए थे। फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग के द्वारा ऑब्जेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो है कई 3 अमेंडमेंट्स सुझाव देते हैं वो, कि अगर आप ये इनकॉर्पोरेट कर लोगे तो हम आपके साथ अग्री करते हैं, लेकिन दैट वाज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस। बाद में फिर वो आपके जो 14 पॉइंट लेकर के आते हैं, जिनमें बोला था कि अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करते हो तब तक हम संविधान की एक रूपता को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप माइनॉरिटीज को इंश्योर नहीं करोगे तब तक हम नहीं करेंगे। दैट फिर वो थोड़ा थोड़ा आपका जो उनका जो रेडिकल नेचर है वो वहां से देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो ये थी आपकी नेहरू रिपोर्ट, जो कि ये उस समय के एन आंसर टू द लॉर्ड बिरकनहेड, ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, जिनके द्वारा चैलेंज दी गई। मैंने बात करी ना कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा भारतीयों को एक चैलेंज बोल सकते हैं आप। बेसिकली ही वाज टॉन्टिंग द इंडियन कि आप लोग कभी भी एक ऐसी रिपोर्ट प्रिपेयर ही नहीं कर सकते हो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल आप रिपोर्ट तैयार ही नहीं कर सकते हो जहां पे आपके थ्रू आउट इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री जिसके ऊपर अग्री करेगी, ठीक है। इनको पता था कि उस समय की जो सिचुएशन है वो कैसे हो सके, कहीं ना कहीं देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन द दीज टू कम्युनिटीज, की अगर हम जब बात करते हैं हिंदू मुस्लिम हो, कास्ट क्रीड के आधार पर हो, देयर इज सो मच ऑफ अ क्या बोलते हैं कि डिवीजन इन अ कंट्री, और यहाँ पे हर एक ही मतलब भारतीयों के द्वारा कोई चीज बनाई जाए और एक्सेप्ट की जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई ही वाज बेसिकली मॉकिंग द इंडियंस। लेकिन इसके एवरेज में आपकी जो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा जवाब दिया जाता है उनको। हाँ, बाद में इनकी लिमिटेशन की हमने बात करी कि लिमिटेशन कैसे रही, ठीक है।
देन अब इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, भारत को डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई कि सेल्फ गवर्निंग डोमिनेंट स्टेटस दी का इसको दर्जा प्रदान किया जाए। रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की कि जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट जो इंट्रोड्यूस किया गया है इसको रिजेक्ट किया जाए। अब सेपरेट इलेक्टोरेट को तो सबको ही पता होगा ना, सेपरेट इलेक्टोरेट एंड देन रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट। देखिए इसमें क्या है ना कि ये कम्युनल लाइन के ऊपर या कास्ट के लाइन के ऊपर ये डिवीजन की बात है, ठीक है, जो बाद में पहले तो ये मुस्लिमों को था, माइनॉरिटीज को ही था, बाद में इट वाज बेसिकली एक्सटेंडेड टू द दलित्स एज वेल। अब इसमें क्या है, मान लीजिए आपकी फॉर एग्जांपल इफ यू फाइटिंग, ये आपका पूरा कंट्री है, यहाँ पे जो आपकी ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी ना, यहाँ पे मान लीजिए अगर जैसे मुस्लिम को दिया गया था रिप्रेजेंटेशन, तो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। अब यहाँ पे इस एरिया में मान लीजिए ये ए एरिया है और यहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं कि भिन्न भिन्न धर्मों के लोग या जाति कास्ट से रिलेटेड लोग रहते होंगे, लेकिन ये मेजोरिटी आपका मुस्लिम है, ये मुस्लिम रिजर्व एरिया है, ठीक है, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेटेड ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, ठीक है। तो यहाँ से कैंडिडेट जो खड़ा होगा वो भी मुस्लिम ही होगा एंड उसको जो वोटिंग पड़ेगी, जो वोट करने का अधिकार होगा वो भी मुसलमानों को ही होगा, रिगार्डलेस कि यहाँ पे और भी कोई पॉपुलेशन रह रही है। मान लीजिए 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 30% कोई और पॉपुलेशन, तो उनको कोई अधिकार नहीं होगा। इससे क्या होगा, इससे आप देखते हो ना कि इससे जो आपकी जो डिवीजन है बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम की ऑन रिलीजियस लाइन या ऑन कास्ट के लाइन या किसी के आधार पर भी जो डिवीजन है वो क्या होती जाएगी, वो कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी। क्योंकि अब जो यहाँ से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा वो तो उन लोगों के प्रति तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी नहीं ना, उसको पता है कि ये मेरे लिए वोट ना करेंगे ना मैं इनके लिए कोई उत्तरदायी हूं, तो वो उनके लिए काम करेगा नहीं करेगा, इट विल बेसिकली इल बी लेफ्ट ऑन हिज डिस्क्रिप्शन, है ना। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जो है क्या करेगी, रिफ्ट पैदा करेगी दोनों कम्युनिटीज के बीच में या किसी भी धर्म या संप्रदाय या जाति के बीच में इनमें। तो इट वाज नॉट ओके, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड टू द इंडियंस की, है ना, इस तरह की जो डिवीजन है वो नहीं होनी चाहिए, विच इज अनजस्ट है। तो इसीलिए इसको वापस लेने की बात की गई थी, जो यहाँ पर भी की गई है कि आपका सेक्रेट इलेक्टोरेट जो है ना, इनको आप वापस लीजिए, इस चीज को रोल बैक करिए। देन लिंग्विस्टिक प्रोविजन की बात की गई कि जो अगर प्रोविंसेस को बनाया जाएगा तो उनको भाषा के आधार पर उनका गठन किया जाए, है ना। ऐसी ऐसी सारी डिमांड्स थी जो यहाँ पे हमने पढ़ी। द नेहरू रिपोर्ट अलोंग विद द साइमन कमीशन was available to participate in the 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इन्होंने बोला कि अगर इस चीज को डिसाइड कर लिया जाता है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, देन विल बेसिकली हम सोचेंगे कि हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। देन आता है आपका मुस्लिम लीग का रिएक्शन टू द रिपोर्ट। अब मुस्लिम लीग का क्या था, तो मैंने पहले ही बात करी कि देखिए मुस्लिम लीग है जो मोहम्मद जिन्ना के अंदर इन्होंने बात करी थी कि आपने 3 अमेंडमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करने हैं, अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो तो हम सोचेंगे कि बेसिकली वी विल अग्री ऑन दिस, लेकिन अगर इस चीज को नहीं एक्सेप्ट किया गया तो वी विल नॉट अग्री विद यू। और जो बाद में आप देखते हैं कि वो इन्होंने अग्री नहीं करी थी, जो उनके द्वारा डिमांड फॉरवर्ड की गई थी। अब वो डिमांड्स क्या थी, पहला तो था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहना चाहिए, साथ ही साथ 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये बात यहाँ पे नोट कर लेना कि ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई कि उनको 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाए, ठीक है। क्या था कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए जहां पे माइनॉरिटी की पार्टिसिपेशन जो है वो इंश्योर की जा सके। तो ये जो थी अंडर मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर ये डिमांड्स रखी गई थी। फॉर्मेशन ऑफ द 3 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस की बात की गई थी कि ऐसे प्रोविंसेस का क्या किया जाए, गठन किया जाए जहां पे मुस्लिम जो है आपकी मेजोरिटी में हो, ठीक है, ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन को भी और साथ ही साथ मतलब अच्छे तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाए। रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम इन पंजाब बंगाल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। और पंजाब, एक तो यहाँ पे बात की गई है कि जो 3 मुस्लिम बहुल संघ प्रांतों का गठन किया जाए, जिसमें बोल रहे हैं कि 3 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस की बात की जाए, साथ ही साथ बंगाल और जो पंजाब में मुसलमान होंगे, है ना, इनको क्या किया जाएगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व, ठीक है, ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रेजेंटेशन ऑन देयर पॉपुलेशन। अब जिन्ना 14.1929, अभी जो डिमांड मुस्लिम लीग की रखी हुई इसको रिजेक्ट किया गया। देन फिर इसके एवरेज में क्या करते हैं कि अगर जब आप इस चीज को इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे तो उनके द्वारा 14 पॉइंट रखे गए जो नॉन नेगोशिएबल थे। अगर ये नहीं होता है तो देन फिर आपका जो मुस्लिम लीग की डिमांड है फॉर द सेपरेट नेशन जो है वो जोर पकड़ लेती है। तो ये सारी चीजें थी जो आपने याद रखने वाली हैं इसमें। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो कब शुरू होता है, क्यों शुरू होता है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस वगैरह थी आपकी। तो देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या इसको सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। तो आपका दांडी मार्च 12 मार्च उससे लेकर के 6 अप्रैल के बीच में ये आपका खत्म होता है। दांडी से शुरू होता है जो आपका सॉल्ट सत्याग्रह है, इट बिगिन विद द दांडी के मार्च से शुरू होता है ऑन 12 मार्च 1930 में, एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो वहां पे बेसिक एक जेनरिक से डिफरेंस आता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या है डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बात की गई, अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली बॉयकॉट की बात की गई। वहाँ पे इवन इफ यू आर एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या कुछ भी है तो आपने उसमें बहिष्कार करना है, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट तो स्टूडेंट छोड़ दीजिए, कॉलेज छोड़ दीजिए, स्कूल छोड़ दीजिए, अगर आप लॉयर हो तो अपनी प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, डॉक्टर हो तो वो चीज़ छोड़ दीजिए कि आपने किसी भी लेवल पे कोऑपरेट ही नहीं करना है गवर्नमेंट
में। यहाँ पे बात की गई है यू डोंट हैव टू बेसिकली लीव द ऑफिसेज वेयर यू आर एम्प्लॉयड, बट व्हाट यू हैव टू डू, आपने करना क्या है, आपने डायरेक्टली उनके द्वारा जो लॉ इंप्लीमेंट किए गए हैं उनको ओबे नहीं करना है। सिंपल सा आपका रीजन है, सिंपल से आपका डिफरेंस आता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। गांधी के सॉल्ट मार्च से शुरू होता है जो उन्होंने शुरू करा था 12 मार्च को, एंड देन इट एंडेड विद द 6 अप्रैल 1930। गांधी के द्वारा जो डिमांड थी इसमें साबरमती आश्रम से ये आपका मूवमेंट लॉन्च हुआ, और वहीं पे आपके कहां से, दांडी जैसे विलेज में, टू द सी कोस्ट नियर द विलेज ऑफ दांडी, ठीक है। ये थी आपकी उनके साबरमती आश्रम से जो साथ ही लगता हुआ उनके विलेज, तो वहां पे दांडी तक की ये यात्रा थी, जिनके उनके क्या था, ही रीच द दांडी एट 6 अप्रैल 1930 एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय कलेक्टिंग द सॉल्ट फ्रॉम द बीच। अब देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने बात करी ना कि आपने क्या करना है कि सरकार के द्वारा जो इंप्लीमेंट किए गए आपके जो, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लॉज हैं विच इज बेसिकली समहाउ आर्बिट्रेरी लॉ हैं या ड्रैकोनियन लॉ हैं, तो उनको तोड़ना है। तो यहाँ पे नमक को ही क्यों चूज किया गया, नमक की हम इसलिए बात करते हैं ना कि नमक के ऊपर क्या था, इसमें गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इस पर ड्यूटी इंपोज करी हुई थी, एंड एक मोनोपोली थी। मोनोपोली ये थी कि केवल सरकार ही इसको क्या कर सकती है, खरीद फरोख्त इसकी कर सकती है, जो बेच सकती है वो केवल गवर्नमेंट ही इसको बेच सकती है। अब जो नमक है अगर आप इसके ऊपर हैवी टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं ड्रैकोनियन है ना, इट इज यूज्ड इन एवरी हाउस होल्ड, हर घर में ये यूज हो रहा है ना, और इसके ऊपर मोनोपोली भी केवल गवर्नमेंट ही है कि गवर्नमेंट ही इसको बना पाएगी, गवर्नमेंट ही इसको बेचेगी। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंबॉलिक थिंग थी आपके लिए। तो इसीलिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो नमक कानून को तोड़ने से शुरुआत होती है, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। द नेक्स्ट आता है आपका कि महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती मतलब दांडी साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी में जाकर के जब उन्होंने, कब डेट इंपॉर्टेंट है आपकी, 12 मार्च को शुरू हुआ एंड देन 6 अप्रैल को वहां पे पहुंचे, एंड देन ही बेसिकली ब्रोक द सॉल्ट लॉ। उसके बाद फिर आपने देखना है कि अब ये तो हो गया आपका इस वाले रीजन में, देन आते हैं हम साउथ की तरफ। तो साउथ में जो आपके सॉल्ट सत्याग्रह था वो किसने लीड करा, फिर तमिलनाडु में आप देखिए तो इट वाज अंडर द सी राजगोपालचारी, जो आपको याद रखना है, जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि तमिलनाडु में सॉल्ट सत्याग्रह की अध्यक्षता किसने करी, सी राजगोपालचारी, ठीक है। जहां पे कहां पर ये तिरुचुपल्ली से लेकर के बद्रीराम तंजौर कोस्ट में जाकर के इन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा। देन फिर आते हैं मालाबार। मालाबार में कौन थे, के कल्पान और वाइकॉम सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड द सॉल्ट मार्च। ओडिशा में कौन थे, गोपाल बंधु चौधरी। बिहार में कौन थे, नॉन चौकीदारी टैक्स वाज इम्पोज्ड, ठीक है। पेशावर में क्या हुआ था, बदख्शां खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको क्या बोलते थे, खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने एक पावरफुल मार्च बनाया। अब ये जो प्रश्न है ना आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत बार आके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जो रेड शर्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, वो किसने इसको ऑर्गेनाइज करा, किसके साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ, खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद धरसाना में क्या हुआ, सरजनू नायडू लेड द कैंपेन। तो धरसाना में जो था वो किसकी, हमारी सरजनू नायडू। अब देखिए सरजनू नायडू को जब हम डिस्कस कर रहे थे ना तो हमने इनके बारे में बहुत पढ़ा। मैंने आपको जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसमें महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी। अब जब हम पढ़ते हैं ना कि महिलाएं, तो महिलाओं की भागीदारी की हम बात करते हैं, है ना, कि महिलाओं ने कब कब इस जो कांग्रेस की है वो अध्यक्षता करी। तो प्लीज तीन देखिए ना, डिफरेंस आपके क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे हमने 3 लोगों की बात करी थी, 3 वुमेन पर्सनैलिटीज की बात करी थी। एक तो होता है आपका 1890 में, दूसरा हमने पढ़ा था 1917 में, और तीसरा हमने पढ़ा था 1925 में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन प्लीज आपकी जो फैक्चुअल होती है ना वो तो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। 1890 में क्या हुआ, जो कदम्बनी गांगुली हैं, शी बिकेम द स्पीकर ऑफ द कांग्रेस, है ना, वो प्रवक्ता बनी थी, उन्होंने स्पीकर बनी थी, वो शी वाज नॉट द प्रेसिडेंट। देन 1917 की बात करते हैं तो यहाँ पे आती है आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, वो पहली प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। बट यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए कि शी वाज द फर्स्ट लेडी टू प्रिजाइड द कांग्रेस, बट शी वॉज नॉट इंडियन, शी वॉज एन आयरिश लेडी, ठीक है, वो भारतीय नहीं थी। हाँ, उन्होंने अपना जो मूवमेंट है वो भारत में समर्पित करा, उन्होंने भारतीयों के लिए बहुत सारे काम करे, भारत में आकर के शी स्टार्टेड द होम रूल लीग मूवमेंट। आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बताया कि 1890 में जो भारत में आती है, 1893 ऑनवर्ड उन्होंने क्या करा, थियोसॉफिकल मूवमेंट के जो सोसाइटी का जो मूवमेंट था उसको थ्रू आउट भारत में फैलाया। देन वर्क फॉर द बेसिकली टायरलेसली इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भागीदारी उनकी रही है, बट शी वॉज नॉट इंडियन, लेकिन पहली वुमेन वो है। जब हम पहली भारतीय वुमेन की बात करते हैं तो शी वॉज सरोजनी नायडू, जिनके द्वारा इसको प्रिजाइड किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को इन 1925 में। तो यहाँ पर इनकी जो एसोसिएशन है कि इन्होंने जो सॉल्ट सत्याग्रह है वो कहाँ पर लॉन्च करा, वो कहाँ पर हेड करा इन्होंने, तो इट वाज इन धरसाना। देन आते हैं हम मणिपुर और नागालैंड की तरफ। तो रानी गेंडू नलू ये थी जो कि इस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थी, ठीक है। फिर हम एक्सटेंट की बात करेंगे कि ये कहां तक फैला हुआ था। मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाज वेरी लेस एज कंपेयर टू द 1920-22 लेवल। अब यहाँ पे बात है, आप ये याद रखना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हमने पढ़ा था, और क्या, खिलाफत मूवमेंट पढ़ा था। जो खिलाफत मूवमेंट एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटीज है उसको यूनिफाई किया जाए। तो महात्मा गांधी और भी बाकी सारे लीडर्स ने क्या करा कि इस
इस मोमेंट को ना एक अपॉर्चुनिटी देखा कि भारतीयों के बीच में जो खाई है उसको कम किया जा सके, एंड बेसिकली उसके साथ साथ ही आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च होता है यहाँ पर, जस्ट बिकॉज अब क्या हो रहा है आपका जो देयर इज अ जो डिफरेंस और जो सेग्रीगेशन है वो कहीं ना कहीं सॉल्टिफाई हो रही है। एंड इवन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात की गई, जहां पे मुस्लिम अली जिन्ना ने बोला कि कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स है आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे इफ यू वांट, अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्वरूप देना चाहते हैं भारतीय प्रशासन को, विच वॉज रिजेक्टेड, कहीं ना कहीं उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको जो खाई है वो कहीं ना कहीं वाइडन हो रही है, ठीक है। तो इस समय हम देखते हैं कि जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है अंडर द कांग्रेस लीडरशिप, जो कि एक कहीं ना कहीं ये देखा गया कि दे आर नॉट बेसिकली एडवोकेटिंग फॉर द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज, तो उसमें बहुत कम पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसके बीच में आता है आपका गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। तो क्या हुआ देन, फिर आपका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ है इसी दौरान, तो आपके जो गवर्नर जनरल हैं भारत के, जो वॉइस रॉय हैं, उनके बीच में और महात्मा गांधी के बीच में देयर इज एक एग्रीमेंट साइन होता है कि जो उनकी डिमांड्स थी उनको सुन तो लिया जाए, अगर जो एक्सेप्टेबल होंगी तो एक्सेप्ट कर ली जाएंगी, अदरवाइज गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। तो इट वाज साइंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस किस के बीच में हुआ, गांधी के बीच में एंड देन द ब्रिटिश वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच में ऑन 5 मार्च 1931। द पैक्ट वाज साइंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, क्योंकि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आपने याद रखना है कि इट वाज बॉयकॉटेड बाय द, किसके द्वारा बॉयकॉट की गई थी, कांग्रेस के द्वारा ये बॉयकॉट की गई थी। और इसकी बात कब की गई थी, आपकी 1929 में हमने पढ़ा था, हमने देखा कि 1929 की जो आपका लाहौर सेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जहां पे पूर्ण राजत्व की बात की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, उसी दौरान ये भी एक रेजोल्यूशन पास की गई थी कि इंडिया क्या करेगा, आपकी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उनको बॉयकॉट करने वाला है। तो इसी दौरान बोला गया कि देखिए पहले आप इंश्योर करिए कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी, आप उसमें कांग्रेस जो है वो उसमें उसमें पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि कांग्रेस की पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो इतनी बड़ी नेशनल पार्टी है जो आपका कहीं ना कहीं, तो फिर इसका मायने नहीं रह जाते हैं। तो ये एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। तो जो गांधी की अगर आप डिमांड मान ली जाएगी तो कांग्रेस भी आपकी डिमांड को मानेगी, है ना। इरविन डिक्लाइन टू ऑफ द गांधी डिमांड, उन्होंने जो गांधी की दो मेन डिमांड थी उनको रिजेक्ट कर दिया। पहला था कि पब्लिक इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्सेस। अब ये क्या है कि ड्यूरिंग दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो भी पुलिस के द्वारा जात्या की गई थी ऑन द, जो आपके प्रोटेस्टर थे, आपके जो रेवोल्यूशनरी, इवन दो द पीपल हु आर बेसिकली engaged in this activities civil disobedience movement, उनके ऊपर जो जातियां की गई थी उनको जांच के लिए उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। दूसरा क्या था कि कम्यूटेशन और भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड डेथ सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंस। अब जो डेथ सेंटेंस दी गई थी आपको भगत सिंह और उनके जो कॉमरेड्स थे, उनके जो साथी थे सुखदेव एंड राजगुरु, उनकी डेथ सेंटेंस को क्या किया जाए, रिड्यूस करके उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदला जाए, वो भी क्या किया गया था, उसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। गांधी इसमें क्या एग्री करते हैं कि टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर एक सहमति बनती है कि कुछ समय के लिए आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, एंड ही विल बेसिकली ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस, कि कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब कंपैरिजन की तो देखिए मैं ऑलरेडी आपको बात कर चुका हूं, हमने पहले ही स्टार्टिंग की लेक्चर में बोला कि बेसिकली व्हाट इज द कंपैरिजन। तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूं कि क्या था, यहाँ पे केवल मतलब जो स्वराज है उसका कोई स्पष्ट मीनिंग नहीं था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में कंप्लीट स्वतंत्रता की बात की गई। यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन, गवर्नमेंट के साथ हमें कोऑपरेट नहीं करना है, यहाँ पे उसको वायलेशन ऑफ लॉ की बात की गई है, ठीक है। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, कभी मैंने आपको बताया कि क्यों एट दैट टाइम आपका खिलाफत मूवमेंट था, बहुत सारे लीडर हैं, एंड देन देयर इज लाइक अ काइंड ऑफ यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड अ मुस्लिम। यहाँ पे नहीं है बिकॉज मुस्लिम कम्युनिटी ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल बाय द ब्रिटिश। अब जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं जोर पकड़ चुकी थी इंडिया में। फिर कवरेज क्या हुई कि ऑलमोस्ट कन्फाइंड टू द सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया, इसका जो एक्सटेंट है थोड़ा वाइड स्प्रेड है आपका, ठीक है ना, मास पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल रहा है। फिर रीजन फॉर द एंडिंग, यहाँ पे अब जब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं तो वहां पे आपकी चोरा चोरी वाली घटना हुई, जहाँ पे एक वायलेंट में बदल गया था, जहाँ पे वायलेंस होती है, जहाँ पे पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है और साथ ही साथ इंडियंस के ऊपर क्या होता है, फायरिंग हुई थी। तो सैविज में जो ये हत्या हुई तो उस दौरान, उस घटना के दौरान इसको वापस ले लिया गया। इवन तो ये काफी सक्सेसफुल था, जिसमें आपके जो भारतीय बहुत सारे जो लीडर्स थे, जो नेता थे, वो भी इसके खिलाफ थे कि ये वापस नहीं लेना था, क्योंकि इट वाज बेसिकली कैचिंग द मोमेंटम एट दैट टाइम। पर गांधी जी के द्वारा कि कहीं ना कहीं ये वायलेंट ना हो जाए, जो आपके बेसिक प्रिंसिपल है उनको ही फॉलो नहीं किया जा रहा है, वो ही नहीं हो पाए, तो उन्होंने इसको वापस लेना ही उचित समझा, ठीक है। देन यहाँ पे बात की विड्रॉन आफ्टर साइनिंग ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट, और यहाँ पे इसको जो वापस लिया गया वो गांधी इरविन पैक्ट के बाद इसको वापस लिया गया था। फिर कराची की आपकी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जो प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ पे आपने एक चीज बात याद रखनी कि फंडामेंटल राइट के ऊपर रेजोल्यूशन पास की गई थी, दिस इज ऑल अबाउट। और जो गांधी इरविन पैक्ट था उसको एंडोर्स किया गया था, मेजर इंपॉर्टेंट, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्ष अंडर जो क्या हुआ, उनके द्वारा जो प्रिजाइड किया गया है। कौन सा प्रिजाइड किया गया है, 1931 का कराची सेशन, जहां पर क्या बात की गई थी, गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया गया। साथ ही साथ प्लीज रिमेंबर दिस इन्फॉर्मेशन कि जो फंडामेंटल राइट के ऊपर जो रेजोल्यूशन पास की गई थी वो इस
कांग्रेस के सेशन में पास की गई थी। नेक्स्ट आता है आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेरी इंपॉर्टेंट नवंबर 1930 में होती है एंड जनवरी 1931 के बीच में, जहां पर कांग्रेस के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है। फर्स्ट आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। सेकंड, मुस्लिम लीग के द्वारा इसमें प्रेजेंटेशन की जाती है जो आगा खान III को भेजते हैं, ठीक है, एंड मोहम्मद अली जिन्ना को। इंडियन प्रिंसली स्टेट भी उसमें कुछ एक जो थे वो प्रेजेंट थे, जिसमें हिंदू महासभा थी, सिख थे एंड पारसी थे। डिप्रेस क्लास रिप्रेजेंटेड बाय द बी आर अम्बेडकर। और अम्बेडकर के बारे में आपने एक और चीज याद रखनी है कि ही वाज प्रेजेंट एट ऑल द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो बी आर अम्बेडकर थे, इनके द्वारा तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया गया था, ठीक है। वुमेन आपकी जो थी वो बेगम जहान आरा के द्वारा रिप्रेजेंट की गई एंड राधाबाई सुब्रमण्यन के द्वारा। लॉर्ड इरविन जो थे उसमें वाइसराय थे। कोई मेजर आउटकम नहीं आया बिकॉज कांग्रेस ने इसको बॉयकॉट कर दिया था। अब आपकी इतनी बड़ी जो नेशनल पार्टी है, जो नेशनल बेसिकली कांग्रेस के विदाउट यू कैन नॉट टेक द डिसीजन, आई मीन इंडियन मैटर्स के ऊपर कि किस प्रकार का स्वरूप होगा, तो जब वही बॉयकॉट कर रहे हैं तो यहाँ पे मेजर आउटकम भी नहीं निकलती है। सेकंड राउंड टेबल की बात करते हैं तो ये 7 सितंबर से 1931 से लेकर के दिसंबर 1931 तक होती है। गांधी इरविन पैक्ट का ये परिणाम थी, ठीक है। गांधी वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव, गांधी ही केवल यहाँ पर गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। मदन मोहन मालवीय एंड ए रंगास्वामी अयंगर जो थे वो भी वहां पर थे। मुस्लिम लीग आगा खान III और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। डिप्रेस क्लास अगेन बी आर अम्बेडकर, पर हाँ रतनमलाई श्रीनिवास और सरदार संपूर्ण सिंह भी थे इसमें। सरोजनी नायडू पार्टिसिपेटेड टू रिप्रेजेंट द मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके बारे में फिर दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे 1925 में कांग्रेस को ये हेड करते हैं, पहली भारतीय महिला बनती है। दूसरी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने महिलाओं की क्या करा, रिप्रेजेंटेशन करी वहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में। फिर उसके बाद जो हमारे गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड लिंगथो, उस समय वाइसरॉय ही वाज द इंडिया। और कम्युनल अवार्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द माइनॉरिटी इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी। और गांधी जो थे वो इसके खिलाफ थे। तो जो केवल अभी तक मुसलमानों तक सीमित था, यहाँ पे आपकी सभी माइनॉरिटीज को दे दिया गया है। यहाँ पे जो आपका कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, जिसमें क्या होगा, देयर इज सो मच, इट इज गोइंग टू बेसिकली डिवाइड द कंट्री। अब महात्मा गांधी क्या, हर कोई इसके खिलाफ था एंड इट वाज बेसिकली एक्सटेंडेड टू द डिप्रेस्ड क्लास एज वेल। गवर्नमेंट रिफ्यूज इंडिया डिमांड एंड बेसिकली टॉक फील्ड। तो यहाँ पे जो भी भारत की सरकार की भारत की तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से डिमांड रखी गई थी, उनको रिजेक्ट किया गया था, इसीलिए इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो नवंबर 1932 से लेकर के दिसंबर 1932 के बीच में होती है। वेन्यू इसका लंदन ही था, ये याद रखना है आपने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसको नहीं अटेंड किया गया, ना ही महात्मा गांधी के द्वारा। ब्रिटेन में लेबर पार्टी डिसाइड नॉट टू अटेंड, जो आपकी लेबर पार्टी थी उन्होंने भी इसको नहीं अटेंड करा। ओनली 46 डेलीगेट है ना जिसमें पार्टिसिपेट हुए। लॉर्ड विलिंगडन जो है इस समय भारत के गवर्नर वाइसराय थे एंड नॉट मत इसमें कुछ ज्यादा इसमें भी अचीव नहीं हुआ। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो रिज्यूम कर दिया गया इसके बाद, क्योंकि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, ना ही इसमें कोई फायदे वाली बात होती है, इसीलिए फिर से आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो स्टार्ट हो जाता है। इसके एवज में क्या होता है कि जितने भी आपके बड़े सारे नेता थे उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। अ सीरीज ऑफ रिप्रेसिव ऑर्डिनेंस वर इशूड बाय द सिविल मार्शल लॉ, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस के साथ साथ जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस थी छोटी बड़ी आपकी, उन सबको क्या किया जाता है, उनको बैन कर दिया जाता है। जो आपके लीडर्स थे उन सबको क्या कर दिया, अरेस्ट कर लिया जाता है। अप्रैल 1934 में गांधी डिसाइड टू विथड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एज गांधी एंड द अदर लीडर हैड नो टाइम टू बिल्ड अप द टेम्पो, मास वर नॉट प्रिपेयर्ड। एंड देन हम पढ़ेंगे आपका जो कॉम्युनल अवार्ड इन 1932, जो कॉम्युनल अवार्ड जो हमने ऊपर पढ़ा ना कि 1932 में कॉम्युनल अवार्ड देने की बात की गई थी, जिसमें आपको माइनॉरिटीज का जो पहले केवल लिमिटेड था आपका मुस्लिम माइनॉरिटी तक, अभी एक्सटेंड किया गया आपका सिख एंड इवन ऑल अदर माइनॉरिटी, ऑल्सो इंक्लूडिंग द डिप्रेस्ड क्लास। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी आपको डिवाइड एंड रूल का जो फर्दर एक्सटेंशन थी कि जहाँ पर भारतीयों को देखिए नेशनल मूवमेंट जो है आपका वो मोमेंटम पकड़ रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि दे न्यू कि विद इन कुछ समय में ही हमें भारत को सेल्फ रूल देना पड़ेगा, तो इसलिए जितना हो सके उतना इसको डिले किया जाए। देन दे बेसिकली ट्राई टू डिवाइड दिस पीपल। अब इनको डिवाइड करने की बात की तो आपका ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, आपकी जो कम्युनल अवार्ड है वो दिया गया भारतीयों को। यहाँ पर क्या बात की गई थी कि पहला तो रैमजी मैकडोनल्ड के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था एंड अनाउंस द कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है, मुस्लिम, यूरोपियन, सिख एंड द एंग्लो इंडियन। तो ये बात आपने याद रखनी कि इसमें किस किस को इंक्लूड किया गया था। पहले अर्लियर इट वाज ओनली लिमिटेड टू द मुस्लिम, यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास भी आ गई आपकी, ठीक है, विच वाज रिप्रेजेंटेड बाय द बी आर अम्बेडकर। मुस्लिम की को भी, यूरोपियंस को भी, सिख को भी एंड एंग्लो इंडियंस को भी, एंड इंडिया बेस्ड क्रिश्चियंस को भी इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये किया गया कि इनको अब सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, मतलब हर कोई ना, हर किसी को, मतलब जहाँ पे जो है वहाँ पे वो अपना ही व्यक्ति खड़ा करेगा, अपना ही इलेक्शन लड़ेगा, वही उसको जो है वो वोट करेगा। तो विच वाज बेसिकली कहीं ना कहीं आपका एक फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द डिवाइड एंड रूल विच वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट।
कांग्रेस के द्वारा इसको ना तो एक्सेप्ट किया गया ना ही रिजेक्ट किया गया, गांधी के द्वारा ये अपोज किया गया था और गांधी फिर उसके बाद हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे। बाद में जो था आपका पूना पैक्ट साइन होता है वो इसी के एवज में, कि बी आर अम्बेडकर को बोला कि आप ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो छोड़ दीजिए। तो जो पूना पैक्ट साइन होता है ये बिहाफ इनके बी आर अम्बेडकर के और महात्मा गांधी के बिहाफ पे थे आपके इन्वॉल्व मदन मोहन मालवीय, जिसमें ये बात की गई कि सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ दिया जाएगा, हाँ लेकिन रिजर्व की बात की जाएगी कि उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। अब इसमें क्या किया गया था, इट इंक्लूड टू 147 इन बेसिकली प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड 18% ऑफ टोटल इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। जब रिजर्वेशन की बात की गई तो टोटल सीट्स कितनी बढ़ा दी गई, 147 एंड 18% ऑफ द टोटल इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो रिजर्वेशन के बारे में तो आपको पता है ना, रिजर्वेशन ये होता है कि पर्टिकुलर एरिया में आइडेंटिफाई किए जाते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर जिस इंसान को रिजर्वेशन दी गई है ऑन बेसिस ऑफ व्हाटसोएवर, मतलब जिस भी कम्युनिटी को दी गई, चाहे वेदर वहां पे क्या होगा कि वो खड़ा हो जाएगा, बट है ना उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से जो है वो पर्सन जो है वो इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा, बट कैच ये है कि वहां के जितने भी लोग होंगे वो हर कोई उसको वोट करेगा, है ना, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर किसी के प्रति जाएगी, ठीक है। तो ये था रिजर्वेशन वाला आपका। तो रिजर्वेशन की बात की गई। अब कम्युनल अवार्ड वाज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी कॉल्ड द लुथियन कमेटी। इसके बाद आता है आपका देन महात्मा गांधी के द्वारा डिसाइसिव इन्वेशन इन लाइक इंटेंशन ऑफ द डिवाइड एंड रूल, जो आपकी ब्रिटिश की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, इनकी जो पॉलिसीज थी विच इज टू डिवाइड एंड रूल, इसके खिलाफ महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया जाता है कि कैंपेन शुरू किया जाता है अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। एंड 1932 में ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग या हरिजन सेवक संघ की स्थापना की जाती है। एंड इन जनवरी 1933 ही स्टार्टेड द वीकली हरिजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखना कि वीकली उनके द्वारा जो साप्ताहिक पत्रिका उनके द्वारा शुरू की गई थी 1933 में, इट वॉज हरिजन, ठीक है। तो ये था सारा आज हमारा जो हमारा लेक्चर रहा। इसमें हमने क्या पढ़ा, आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, इससे पहले हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर हमने कारण के बारे में पढ़ा कि जो रीजन थे, व्हाट वर द रीजन बेसिकली द गवर्नमेंट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस और द पीपल हु आर बेसिकली इन्वॉल्वड इन दिस, उनको लॉन्च करना पड़ा कि एक स्वराज की डिमांड की जा रही है विच इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। एंड देन उसके पीछे रीजन क्या है, किस तरह के हमें जो है स्वतंत्रता चाहिए, वो सारी बातें करी। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपने पढ़ा कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, कि महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून को तोड़ करके 12 मार्च 1930 में इट वाज स्टार्टेड एंड 6 अप्रैल 1913 को ये कानून तोड़ दिया जाता है। देन फिर एक सिंबलिज्म के रूप में मैंने बताया कि सिंबलिज्म क्यों है, कि इट्स अ बेसिक आपकी जो कॉमोडिटी है जो हर एक घर में इस्तेमाल की जाती है और उसके ऊपर आप मोनोपोली इंट्रोड्यूस करोगे एंड देन उसको आप यूज को मनाही कर दोगे और उसको ऊपर 100% टैरिफ आपके द्वारा लगाया जाएगा विच इज वेरी अनजस्ट, है ना। तो इसको आपके लॉ मेकिंग प्रोसेस में या लॉ को ही आपने क्या करना है, डिफाई करना है, ये सारी बातें की गई। हम देखते हैं कि इसमें मुस्लिम का पार्टिसिपेशन नहीं है बिकॉज ऑफ द डिवाइड एंड रूल की वजह से। हमने इसमें जिन्ना की रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा एंड इवन पीछे पीछे आपके क्या रीजन रहे, हमने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो क्या है, भारतीय आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंडिया को अगर स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, इंडिया को अगर जैसे इंडिपेंडेंस दी जाएगी तो उसका स्वरूप कैसा होगा, ये सारी बातें इसमें तय की जानी थी, है ना। बट कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट इट, कांग्रेस डिड नॉट अटेंड इट। क्यों नहीं अटेंड करी, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स थी वो उसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा था। इंडियन नाउ जो आपके जो फर्दर यंग लीडर है ना उस तरह, जो आपके सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इनका क्या मानना था, नाउ वी डोंट वांट द डोमिनेंट स्टेट्स, हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ वी वांट द कंप्लीट इंडिपेंडेंस विच गवर्नमेंट वाज नॉट बेसिकली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, गवर्नमेंट जो थी वो रेडी नहीं थी इस चीज को देने के लिए। तो अगर आपकी डिमांड्स नहीं मांगी जा रही हैं तभी क्या हो रहा है, आपका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया जाता है। फिर गांधी इवन पैक्ट पढ़ा हमने, क्यों हुआ, कैसे हुआ। देन हमने पढ़ा आपका जो पूना पैक्ट होता है वो पढ़ा हमने, जो रैमजे मैकडोनल्ड है उनके द्वारा जो कम्युनल अवार्ड दिया गया 1932 में, जहां पर आपकी एक्सटेंशन दी गई सेपरेट इलेक्टोरेट की, किन किन कम्युनिटीज को दी गई, आपकी हिंदूज को दी गई, सिख को दी गई, दलित को दी गई, क्रिश्चियंस को दी गई, एंग्लो इंडियंस को दी गई। तो आपने हर किसी को तो ही डिवाइड कर दिया विच इज नॉट एक्सेप्टेड। फिर हमने देखा कि पूना पैक्ट हुआ आपका गांधी एंड अंबेडकर के बीच में। गांधी के बिहाफ पे इसको साइन किसने करा था, कई बार ना आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि बेसिकली इट वाज डायरेक्टली साइन बाय द महात्मा गांधी, लेकिन ऐसा नहीं है, मदन मोहन मालवीय जो है उनके बिहाफ पे ये साइन करते हैं। तो ये सारी चीजों को पढ़ते हुए हमने जो आज का टॉपिक को कंक्लूड करा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।